गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कल तक की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने जो है भूसन्नति जो है स्टार्ट किया था, समस्थिति के बारे में स्टार्ट किया था। उसमें हमने पूरा डिटेल उसकी पढ़ी, फिर उसके बाद में क्या होता है समस्थिति, इन सब के बारे में जाना। फिर हमने क्या पढ़ा था, डिस्कस क्या किया था, हमने एरी का मत हमने इसमें डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने बात करी थी जॉर्ज एवरेस्ट टर्म के विद्वान रहे, जिन्होंने बाद में उन्होंने प्राट को भी तो बुलाया था ना कि अंतर आ रहा है, तो प्राट को भी उसने इस मैटर में बताया था कि भाई कैसे कैसे ये अंतर हुआ। तो प्राट भी जो है अपना इसमें एक सिद्धांत देंगे। ठीक है, प्राट की अगर बात करें तो प्राट जो है, जो हमारे जॉर्ज एवरेस्ट हैं, इनके निमंत्रण पे ये भारत आए और भारत आकर इन्होंने क्या किया, हिमालय व सिंधु और गंगा मैदानी भाग का अध्ययन किया। कौन कौन से, हमारे हिमालय का व सिंधु, जो गंगा का जो मैदानी भाग है उसका इनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में इसने अपना एक मत दिया। ये क्या कहते हैं प्राट महोदय कि जो पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वतीय भाग का घनत्व कम होता है और जो पठारी भाग होते हैं इसका जो होता है मध्यम घनत्व होता है, और जो मैदानी भाग होते हैं उसका घनत्व अधिक होता है। प्राट महोदय ने क्या कहा, इन्होंने हिमालय व सिंधु गंगा मैदानी जो भाग है उसका अध्ययन किया और इन्होंने पर्वतीय भाग का घनत्व कम बताया, पठारी भाग का मध्यम और मैदानी भाग का घनत्व अधिक बताया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने कहा कि जो ये धरातल है हमारी, इसके जो आंतरिक उच्चावच नहीं, जैसे मान लीजिए कि घनत्व की जो उच्चावच है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक उच्चावच यानी पहाड़ या पर्वत बना हुआ है और आंतरिक भाग में एक निश्चित गहराई पर क्या होता है, एक संतुलन की दशा बनी हुई है। मतलब यहाँ एक क्षतिपूर्ति तल बना हुआ है, अंदर की तरफ आंतरिक क्षेत्र में एक तल बना हुआ है जिसको इसने क्षतिपूर्ति रेखा कहा, क्षतिपूर्ति रेखा कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि मान लीजिए जितना ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड अंतर हो सकता है लेकिन अंदर की साइड जो है सब में एक समानता होती है। यहाँ पे एक क्षतिपूर्ति रेखा होती है जिसके नीचे जो है इनकी गहराई में इनका विस्तार नहीं होता और एक निश्चित गहराई पर इन्होंने एक संतुलन की दशा का जो है स्थापना कर दी। इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति रेखा से ऊपर, क्षतिपूर्ति रेखा से ऊपर जो है उच्चावच के अंदर अगर हम देखें, जो उच्चावच इन्होंने क्या कहा, उच्चावच मतलब जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं। ठीक है, ऊंचे उठे हुए जो हमारे जो भाग हैं, कौन से हमारे भाग, उच्चावचों में लंबवत जो है समान घनत्व होगा, ऐसे तो समान घनत्व होगा, क्षैतिज रूप से इनके घनत्वों में अंतर पाया जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई। इन्होंने कहा कि जैसे जो चीज़ ऊपर की साइड ऐसे उच्चावच है, ठीक, इनके नीचे जो है आंतरिक भाग में इन्होंने एक रेखा का निर्धारण कर दिया क्षतिपूर्ति रेखा के रूप में। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके उच्चावच जो ये क्षतिपूर्ति रेखा है, इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो लंबवत रूप में तो जो घनत्व है वो समान रहता है, और जब ऐसे बात करें इसकी क्षैतिज रूप में तो इनका घनत्व में असमानता दिखाई देती है। जबकि जो क्षतिपूर्ति रेखा है इसके नीचे जो है सबका घनत्व समान होता है, इस क्षतिपूर्ति रेखा के नीचे सबका घनत्व एक समान रहता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। इन्होंने अपने मत को एक एग्जाम्पल से बताया। इन्होंने क्या कहा कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स नहीं सॉरी एक टब है मान लीजिए, इसमें इन्होंने मरकरी और पारा भर दिया। एरी ने क्या जल भर दिया था और ये प्राट क्या कह रहे हैं, मरकरी और पारे का, मरकरी या पारा इसने भर दिया और इसमें बहुत सारी धातुओं के टुकड़े डाल दिए। बहुत सारी धातुओं के टुकड़े इन्होंने डाल दिए, कोई हल्की धातु है कोई भारी धातु है। ठीक है,
और इन्होंने क्या बताया कि ऊंचाई और घनत्व के बीच में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। जो ऊंचाई है और जो घनत्व है उसके अंदर हमारे विलोमानुपाती संबंध के अनुसार क्या हुआ, तैरने ये लगते हैं, ये तैर रहे हैं यहाँ पर। हल्की धातु का जो स्तंभ है वो अधिक ऊंचा है, हल्की धातु है तो कोस ऊपर उठ जाएगा। भारी धातु का जो स्तंभ है वो छोटा है या फिर नीचा है, कम ऊंचा है। ठीक है, तो इतना इन्होंने बताया। प्राट ने क्या कहा, इन्होंने एक एग्जाम्पल, एक अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए कहा कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी ये जो हमारी उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, जितने भी भाग हैं, पर्वतीय भाग का घनत्व तो कम है इसलिए वो ऊंचा अधिक है। प्राट मान रहे पठारी भाग का मध्यम है और मैदानी भाग का घनत्व तो सबसे अधिक है तो वो सबसे नीचा है। समझ में आया? वजन मतलब घनत्व मतलब भारीपन, घनत्व उसका वजन मतलब पर्वतीय भाग को उन्होंने हल्का बताया, मैदानी भाग को सबसे भारी बताया। मतलब ये भारी तत्वों से निर्मित है, ये हल्के तत्वों से निर्मित है। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक क्षतिपूर्ति रेखा होती है, मतलब क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके नीचे जो सबका घनत्व समान रहता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। फिर ये कहते हैं, फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, इन्होंने समझाया कि एक टब या कुछ भी ले लीजिए, उसमें जो है इन्होंने मरकरी और पारा भर दिया और बहुत सारी धातुओं के इन्होंने टुकड़े इसमें छोड़ दिए। इन्होंने कहा कि एक रेखा के बाद में ये तो ऊपर तैरने लगे, जो जिसका घनत्व कम था वो अधिक ऊंचा भाग था और जिसका ज़्यादा था वो कम ऊंचा था, और एक रेखा के बाद इनका घनत्व जो था वो समान था। ये प्राट का मत था, ये प्राट ने कहा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई, इन्होंने एक गणितीय विश्लेषण किया इन सब के ऊपर, और गणितीय विश्लेषण के आधार पर इन्होंने प्रमाणित किया कि इनके घनत्व में जो भिन्नता आती है वो स्थल मंडल पर ही पाई जाती है। मतलब घनत्व में जो अंतर है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही पाई जाती है। जो ये हमारा स्थल मंडल है इसी के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। प्राट कहते हैं कि इन्होंने गणितीय जो विश्लेषण किया उसके आधार पर बताया कि घनत्व में जो विभिन्नता मिलती है, जो अंतर मिलता है वो स्थल मंडल पर ही मिलता है, जबकि क्षतिपूर्ति रेखा पर ये भिन्न घनत्व के उच्चावच संतुलन प्राप्त कर लेते हैं और एक संतुलन रेखा के रूप में नजर आती है। इस रेखा के नीचे जो है समान घनत्व के पदार्थों का विस्तार और फैलाव होता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। प्राट ने क्या क्या कहा। प्राट जो है जॉर्ज एवरेस्ट के कहने पर भारत आए थे। क्योंकि इन्होंने जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, इन्होंने कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थान पर अपना सर्वेक्षण किया था 2 विधियों से। तब इनके वो अलग अलग अंतर आ गए थे, ठीक है, डेटा के अंदर। तो इन्होंने प्राट को और एरी को बुलाया, दोनों के सामने अपने विचार रखे। तो एरी का तो हमने पढ़ लिया था, उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया। प्राट ने क्या कहा कि सब कुछ चीज़ें घनत्व पर डिपेंड करती हैं। ये कहते हैं कि जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा वो भाग कम ऊंचा होगा, और जिसका घनत्व सबसे कम होगा उसका ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन्होंने कहा पर्वतीय भाग का घनत्व कम होता है, मैदानी भाग का घनत्व अधिक होता है। ठीक, फिर इन्होंने कहा एक चीज़ बताई कि जो ऊपर उठे हुए जितने भी भाग होते हैं वो आंतरिक भाग में एक क्षतिपूर्ति रेखा होती है जिसके ऊपर इनका घनत्व समान हो जाता है। इसके नीचे जितने भी भाग हैं वो उनका घनत्व एक समान रहता है। ठीक, और जो ये घनत्व में जो अंतर पाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ स्थल मंडल पर ही पाया जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, मरकरी और पारे से भरा हुआ एक बॉक्स या फिर टब रखा, उसके अंदर जो है इन्होंने जो बहुत सारी धातुओं के टुकड़े डाले। उन धातुओं के टुकड़ों से जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया कि जो टुकड़ा कम घनत्व का था वो अधिक ऊंचा रहा और जो ज़्यादा घनत्व का था वो कम ऊंचा रहा। इतनी चीज़ समझ में आई। ये प्राट का मत था। हमें प्राट के मत में बस इनकी यही चीज़ों को बताना है। इन सब से रिलेटेड आपको PDF मिल जाएगा, आपको इनके नोट्स मिलेंगे, उनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, अब जो आपके सिलेबस में 2 विद्वान और हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है।
एक विद्वान हुए हमारे जोली नाम के विद्वान, और एक होंगे हमारे होम्स जो संवहनीय तरंगों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक हमने एरी और प्राट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं जोली विद्वान जो रहे हैं हमारे, उनका विचार। ठीक है, और आज की जो क्लास है हमारी थोड़ी छोटी रहेगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा एक अर्जेंट काम आ गया था, तो इस वजह से जो है आपकी क्लास थोड़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, और आपका टॉपिक भी इतना ही बचा है। ठीक है, तो ये जल्दी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अलग से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, जो इसमें जो आती है कौन, हमारे जोली का मत। जोली साहब क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश से थे, ये ब्रिटिश गणितज्ञ थे। ब्रिटिश जो गणितज्ञ होने के कारण इन्होंने क्या बताया, पर्वतों की उत्पत्ति का इन्होंने तापीय संकुचन सिद्धांत दिया कि जो है ताप बहुत ज़्यादा होने से क्या हुआ, इनके अंदर जो है संकुचन हुआ। संकुचन का मतलब समझ गए, सिकुड़ना। ठीक है, ताप का जो पर्वतों की उत्पत्ति तापीय संकुचन सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताई, प्रस्तुत किया, और उच्चावचों के भू संतुलन की भी व्याख्या इन्होंने इसी आधार पर कर दी। ठीक है, जोली साहब जो हैं वो क्या कहते थे, ये एरी की जो जड़ संकल्पना थी ना उससे प्रभावित थे। ये एरी के मत का समर्थन करते थे। जैसा एरी मानते थे जितना ऊपर उठा हुआ भाग है उसका 9 बटा भाग जो है नीचे की साइड में होता है, महासागर में सागर विभाग में होता है। ठीक है, इन सब का भी इन्होंने अध्ययन किया। फिर उसके बाद इन्होंने बताया, जो जोली है इनके अनुसार कहा गया कि ऊपरी जो ये पृथ्वी की सतह है इससे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर 100 किलोमीटर की गहराई पर 16 किलोमीटर मोटाई का 16 किलोमीटर मोटाई का एक क्षतिपूर्ति मंडल होता है। देखिए, जोली जो है एरी के मत का समर्थन करते थे। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो हमारी सतह है उससे 100 किलोमीटर की गहराई पर एक 16 किलोमीटर की मोटाई का एक क्षतिपूर्ति मंडल होता है। ये इन्होंने बताया, जो हमारे जोली थे इन्होंने ये चीज़ बताई कि 100 किलोमीटर की गहराई पर एक 16 किलोमीटर मोटाई एक क्षतिपूर्ति मंडल होता है। ठीक है, और इसी मंडल के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ये जो थे ये एरी की जो जड़ संकल्पना है उसका समर्थन करते थे। इन्होंने बताया कि जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई और गहराई के बीच में समानुपाती संबंध होता है। ऊंचाई और गहराई के बीच में समानुपाती संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के जो है अनुसार होते हैं। ठीक है, इनका जो मत था जोली का मत, आप लोग एक बार वापस समझिए। जोली का जो मत है, जोली कौन थे, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। ये एरी के मत का समर्थन करते थे। एरी ने क्या माना था कि भाई जितना पर्वत का भाग ऊपर उठा हुआ है उसका 9 गुना पृथ्वी के अंदर है, आंतरिक भाग में भी है, ये इन्होंने माना। फिर जो एरी के मत का इन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि ऊंचाई और गहराई में समानुपाती संबंध होता है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर बताया कि सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन 100 किलोमीटर की गहराई में जब जाएंगे तो वहाँ पे 16 किलोमीटर मोटाई का एक क्षतिपूर्ति मंडल मिलता है। उस क्षतिपूर्ति मंडल में सबका घनत्व तो समान हो जाता है। ये जो है जोली का मत था। ये जोली ने ये माना कि भाई यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति मंडल बन रहा है उसमें सबका घनत्व तो एक समान हो जाता है। जो कहाँ पर स्थित है, जो हमारी सतह है, जो स्थल मंडल है उससे 100 किलोमीटर गहराई में 16 किलोमीटर मोटाई का एक क्षतिपूर्ति मंडल स्थित है। ये चीज़ समझ में आई। ये बस जोली ने इतनी ही चीज़ को बताया। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं, कौन से विद्वान आएंगे, हमारे हैं होम्स नामक विद्वान, होम्स। ठीक, होम्स ने क्या कहा, होम्स जो है वो संवहनीय तरंगों के बारे के आधार पर उत्पत्ति मानते हैं। संवहनीय तरंगे, ऑर्थर होम्स इनका पूरा नाम है।
ये भी एरी की जड़ संकल्पना से प्रभावित थे। एरी की जड़ संकल्पना से प्रभावित थे। ठीक, ये एरी की जड़ संकल्पना से प्रभावित थे। और जो इन्होंने होम्स ने जो दिया वो संवहनीय तरंग के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ये कहते हैं कि संवहनीय तरंगों के आधार पर ही पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ऑर्थर जो होम्स हैं, इन्होंने जो है एरी के जड़ के समर्थन करते हुए कहा कि जितना भाग ऊपर है उसको संतुलन में लाने के लिए उसी का उतना ही भाग नीचे की तरफ होना जरूरी है। फिर इन्होंने क्या माना, संवहनीय तरंग। तो संवहनीय तरंग की अगर हम बात करें, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गर्म तरंगें आती हैं वो संवहनीय तरंगों के रूप में होती हैं। ठीक है, जो गर्म जो एक तरंग के रूप में जो उत्पन्न होती है, जो आंतरिक भाग से बाहर की तरफ आती है, वो हमारी संवहनीय तरंग के रूप में मानी। इन्हीं के आधार पर इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की। इन्होंने भू संतुलन के विश्लेषण में इन्होंने क्या बताया कि ऊपरी सतह पर, जो ये ऊपरी सतह पर यहाँ पर समतल स्थापना के साथ साथ आंतरिक भाग में भी जो मैग्मा है वहाँ पे संतुलन होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर संतुलन है किसी चीज़ का, तो आंतरिक भाग में भी तो संतुलन होगा, वरना अगर ये संतुलन में नहीं होता, मान लीजिए ऐसे हो गई, तो ये वाली चीज़ तो स्टेबल रह ही नहीं पाएगी। पृथ्वी के ऊपर जो भाग है, मान लीजिए उसका नीचे की साइड में संतुलन ही नहीं है, तो वो ऊपर रुक ही नहीं पाएगा। समझे कैसे? अब इन्होंने बात करी कि जो सागर में, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए ये सागर है, समुद्र है, इसमें एक जहाज जा रहा है। ये जहाज जा रहा है, इसमें जो ये जहाज जा रहा है, इस जहाज के अंदर अभी सामान भरा हुआ है। ठीक, और जब मान लीजिए कि इस सामान में से कुछ सामान इसमें से निकाल दिया, इसका कुछ हिस्सा इसमें से निकाल दिया, जिस हिस्से से इसमें से निकाला है तो उस हिसाब से क्या होगा, जितना वजन इसमें से निकाल दिया उस हिसाब से ये पानी के ऊपर आ जाएगी। वजन कम होते ही जो जहाज होती है वो ऊपर आ जाती है थोड़ी और ज़्यादा, वजन डालोगे तो वो नीचे चली जाती है कि नहीं जाती है। अब इन्होंने क्या कहा, जो उसका डूबा हुआ हिस्सा होता है वो उतने ही अनुपात में ऊपर उठ जाता है। उसी अनुरूप इन्होंने बताया कि जो ऊंचे उठे हुए जो भाग हैं, जो ये ऊंचे उठे हुए जो पर्वत पठार मैदान वाले जो भाग हैं, इनके अंदर अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, मतलब अपक्षय और अपर्दन होता है। अपक्षय तो क्या होता है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर गिर जाना, और अपर्दन मतलब उस स्थान से उसका बहकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। अपक्षय क्या होता है, एक चट्टान है, उसका उसी स्थान पर टूटकर बिखर जाना, तो अपक्षय कहलाता है। अपर्दन क्या होता है, नदी आई और इसके पूरे कण वण सब कुछ बहा कर ले गई, तो उसका अपर्दन हो गया। ठीक, अनाच्छादन की प्रक्रिया के कारण इसकी जो जड़ होती है उसकी जड़ में भी कमी आने शुरू हो जाती है। देखिए, इसको एक बार दोबारा समझते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ था, इसका जो है नीचे भी इतना ही भाग था, यहाँ पे अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया हुई और ये टूटता हुआ ऐसे आ गया। जब ये यहाँ पे कम होता गया तो इसकी जड़ भी जो है कमज़ोर होती चली गई, और ये जो भाग है ये भी ऊपर की साइड ऐसे आता हुआ चला गया। ठीक, तो जो नीचे वाला भाग था उसका जो पदार्थ है वो यहाँ आकर जमा होता रहा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। इन्होंने, होम्स ने संवहनीय तरंगों के आधार पर बताया कि एक चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये एक जहाज़ है, एक समुद्र है, उसमें जहाज़ जा रही है, उसमें फुल सामान भरा हुआ है, उसमें से जब थोड़ा सामान निकाल देंगे हम तो वो जहाज़ जो है ऊपर तैरने लग जाता है सही आराम से। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक पहाड़ है और उसके अंदर अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया हो रही है, तो वो पहाड़ का जो है घनत्व जो है अब बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ गया ना, सारा अवसाद नीचे जमा हो गया, तो इस वाले भाग में भी जो है गिरावट आ जाएगी, और जो नीचे वाला भाग है वो स्थान की पूर्ति करेगा।
ठीक, तो ये जो इन्होंने अपना संकल्पना प्रस्तुत की। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? प्राट के बारे में पढ़ लिया, एरी के बारे में पढ़ लिया, जोली का मत पढ़ा और होम्स का। जोली और होम्स दोनों ऐसे विद्वान रहे जो एरी की जड़ संकल्पना का समर्थन करते हैं। इन्होंने एरी को सही माना कि जितना भाग ऊपर होता है उतना ही भाग नीचे की तरफ भी होता है। ठीक है, तो ये आपका समस्थिति वाला जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। ठीक है, उसके अलावा आप इसको एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना। जब बुक्स में आप सब इसको पढ़ेंगे तो और आपके जो है मैटर भी आपका कलेक्ट होगा और आपके जो है नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे इससे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड आज थोड़ा मुझे जल्दी का काम है तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी आप लोगों की क्लास ऑफ कर रही हूँ। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग इसके बारे में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।